नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। और संसद में आज दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में होने वाली कार्रवाई और एजेंडे को जानने का प्रयास करेंगे। अपने दो सहयोगी के माध्यम से पवन शर्मा लोकसभा की कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे और कृति मिश्रा जानकारी देंगी राज्यसभा के बारे में। सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का, जो कि संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, आवाज़ आ रही है? आज जो है तीसरे सप्ताह की कार्रवाई का आज अंतिम दिन है और माना जा रहा है कि आज संपन्न भी हो जाएगी कार्रवाई। क्या कुछ जो है सूचीबद्ध है आज की कार्रवाई में? और अगर कल की बात करें तो कल क्या कुछ हुआ सदन के भीतर? प्रतिबिंब, जैसा हम जानते हैं आज जो है वो शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और अब तक की अगर उत्पादकता की बात करें हम तो बहुत अच्छा रहा है ये शीतकालीन सत्र। हालांकि शुरुआत में जब शुरू हुआ था ये शीतकालीन सत्र तो 2 दिन जो है SIR पर चर्चा को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ था, व्यवधान हुआ था। पर जैसे ही इसके लिए चुनाव सुधारों पर चर्चा का समय तय हो गया तो सुचारू रूप से कार्रवाई चली लोकसभा में और राज्यसभा में भी। अगर मैं अब तक की उत्पादकता की बात करूं प्रतिबिंब, तो लोकसभा में जो है वो लगभग 116% कामकाज हुआ है और राज्यसभा में लगभग 102% कामकाज हुआ है। तो इसको अच्छा कहा जाएगा उत्पादकता के लिहाज से। इसके साथ ही अगर मैं टाइम स्पेंट की बात करूं तो अब तक लगभग 91 घंटे संसद की कार्रवाई चली है लोकसभा में और राज्यसभा में 79 घंटे की कार्रवाई जो है वो राज्यसभा में चली है। तो ये कार्रवाई के हिसाब से भी अच्छा कहा जाएगा। प्रश्नकाल की बात करूं तो लगभग 74% जो है लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कामकाज हुआ है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और राज्यसभा में 85% प्रश्नकाल के दौरान कामकाज हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि लोकसभा में 63 प्रश्नों का मौखिक जवाब दिया है मंत्रियों ने अब तक, और राज्यसभा में लगभग 53 प्रश्नों का जवाब दिया गया है मंत्रियों द्वारा। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा कहा जाएगा। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो 9 बिल इंट्रोड्यूस हुए इस बार प्रतिबिंब, और 8 बिल जो है वहाँ पारित भी हो चुके हैं लोकसभा में। और इसके अलावा जो है 2 विषयों पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। वंदे मातरम के 150 वर्ष, उस पे सभी पार्टियों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और उसके बाद चुनाव सुधारों पर भी अच्छी चर्चा हुई लोकसभा की अगर मैं बात करूं, और ऐसा ही राज्यसभा में भी हुआ है। तो अगर उत्पादकता के लिहाज से कहा गया तो अच्छा सेशन ये कहा जा सकता है। और 0 आवर में भी प्रतिबिंब जो है सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। कई बार तो 0 आवर में 2-2, 3-3 घंटे चला है लोकसभा में, और सैकड़ों जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को रखा है इसमें। तो ये 0 आवर के हिसाब से भी अच्छा सेशन रहा है इस बार। अगर मैं आज की बात करूं प्रतिबिंब, तो आज जो है लोकसभा में प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज। ज़्यादा जो प्रश्न है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़े हुए 9 प्रश्न हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं, आयुष, लॉ, पोर्ट्स, इससे एक जुड़ा प्रश्न है। तो ये प्रश्नों की इंपॉर्टेंस की बात करूं, सभी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो है स्टेटस ऑफ एम्स रेवाड़ी। दीपेंद्र हुड्डा है, रोहतक के सांसद हैं कांग्रेस के। उन्होंने पूछा है कि जो रेवाड़ी में एम्स बन रहा है उसके लिए इस फाइनेंशियल ईयर में कितने बजट का एलोकेशन हो चुका है, कितना डिस्पर्स हो चुका है, उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। वो स्वास्थ्य से जुड़ा और एम्स से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही असेसमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर्स, इसका प्रश्न है। TMC के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने पूछा है कि पूरे देश में लगभग 1,40,305 आरोग्य सब सेंटर्स हैं, पर इसमें से जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS है उसका जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ 3%, यानी कि 4,192 जो हेल्थ सेंटर है उसका ही हुआ है। तो ये जल्दी से जल्दी इसमें पेसअप करने की जरूरत है, स्वास्थ्य सुधार की जरूरत है, ताकि वो स्टैंडर्ड में भी मेंटेन किए जाएं, सिर्फ खुले ही ना हो, वहाँ पे सुविधाएं भी लोगों को मिले, ऐसा प्रश्न उनका है। इसके साथ ही एक्सपेंशन ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज है। अमर सिंह तीसो हैं, डिफू आसाम से ये सांसद हैं। उनका कि टेलीमेडिसिन जो है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है आसाम की बात उन्होंने स्पेसिफिकली करी है कि वहाँ के दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा लोगों को दी जाए, ताकि कंसल्टेंट जो ऑनलाइन जो है डॉक्टर कंसल्टेशन कर सके और इलाज हो सके। तो ऐसा उनका प्रश्न है। उसके साथ ही प्रिवेंटिव और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्रों में कैसा है, ये सुकांत पाणिग्री हैं
कंधमाल ओडिशा से सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो प्राइमरी हेल्थ है उसके लिए कैसी कैसी सुविधा और क्या क्या किया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो टोटल बहुत जो सारे के सारे लोगों से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न है प्रतिबिंब। और आज जो है उसके बाद पेपर ले होता है, लगभग 16 मंत्री प्रतिबिंब आज पेपर ले करेंगे। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से संबंधित है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है वो इसको रखेंगे। उसके साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, सौगत रॉय जो है वो इस रिपोर्ट को रखेंगे। और उसके साथ ही कमेटी ऑन पिटीशंस उनकी भी रिपोर्ट है। तो ये तीनों रिपोर्टों रखेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। तो ये लोकसभा में कार्रवाई। उसके बाद क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है प्रतिबिंब, और आज प्राइवेट मेंबर का जो है बिजनेस रहता है, तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारे बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल हैं, उसके साथ कंसिडरेशन और पासिंग के लिए भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। तो ये सारी की सारी आज लोकसभा में रहने वाला है। हालांकि ये देखना होगा कि क्योंकि अंतिम दिन है तो ये प्राइवेट मेंबर बिजनेस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पर अगर मैं टोटलिटी में कहें तो वर्तमान का जो शीतकालीन सत्र है उत्पादकता के हिसाब से अच्छा है और इसको मजबूत लोकतंत्र की निशानी माना जाना चाहिए। विपक्ष ने भी अपनी बात रखी है प्रतिबिंब, वो भी अपनी बात रखते हैं और तमाम व्यवधानों के बावजूद प्रोडक्टिविटी अच्छी रही है शीतकालीन सत्र की। प्रतिबिंब पवन, प्रदूषण को लेकर भी चर्चा कल होनी थी, उसको लेकर कुछ अपडेट है? चर्चा आज होगी, कौन कौन सम्मिलित होगा, क्या कुछ रहने वाला है, उसके बारे में कुछ अपडेट? प्रतिबिंब अगर कल वो लिस्टेड थी चर्चा वायु प्रदूषण को लेकर। आज की बिजनेस की बात करूं मैं लोकसभा में, तो वो आज के जो एजेंडा है बिजनेस में वो लिस्टेड नहीं है चर्चा। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कल लोकसभा की बात करूं अगर, तो लोकसभा में जो वीबी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन वीबी जी राम जी जो बिल है वो लोकसभा से पारित हो गया और देर रात तक जो है राज्यसभा में भी उस पर बहुत चर्चा हुई है। 12:30 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई चली है। तो ये, और हालांकि तमाम विरोध हमने देखा विपक्ष की तरफ से, और खास बात ये थी कि इसमें जो नामकरण है इसका लेकर, जिसमें कि पहले ये मनरेगा था क्योंकि महात्मा गांधी का नाम उससे जुड़ा हुआ था, तो उसको लेकर विरोध दर्ज किया गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों जगह। हालांकि दोनों सदनों से ये बिल पारित हो चुका है। आज की कार्रवाई की बात करूं तो बिजनेस में जो है ये वायु प्रदूषण को लेकर लिस्टेड नहीं है लोकसभा में। प्रतिबिंब जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे सहयोगी बता रहे थे। और रोशन लाल गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। मोटे तौर पर जानकारी दे दी है हमारे सहयोगी ने। अभी तक की अगर उन्होंने उत्पादकता के बारे में बता दिया है कि 116% उत्पादकता रही है। लोकसभा की बात करें और 91 घंटे काम चला है, कितना महत्वपूर्ण है। और तुलनात्मक दृष्टि से देखें, पिछले सेशन की बात करें तो उस दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण? देखिए, जो शीतकालीन जो विंटर मानसून सत्र था, तो मानसून सत्र में तो लोकसभा में करीबन 41% और राज्यसभा में 42% ऐसे ही कुछ काम हुआ था, क्योंकि विपक्ष ने लगातार व्यवधान किया और काम नहीं होने दिया। लेकिन ये जो शीतकालीन सत्र हुआ, ये बहुत इसकी अच्छी शुरुआत रही। हालांकि 2 दिन थोड़ा सा विपक्ष ने जो SIR को लेके, चुनाव सुधार को लेके चर्चा की मांग की थी और उसके कारण हाउस नहीं चल पाए, लेकिन उसके बाद से लगातार हाउस चला है और बहुत देर तक हमने देखा कि जो विकसित भारत जी राम जी बिल है उस पर लोकसभा में रात को 12:19 तक चर्चा हुई और राज्यसभा में हमने देखा 12:30 तक चर्चा हुई। यानी जो जितने सांसद हैं, चाहे विपक्ष रहे हों चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो 8 घंटे की चर्चा बढ़कर 12 घंटे हुई। तो इस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और चर्चाएं सभी हुई, जैसे कि चुनाव सुधार पर चर्चा थी, वंदे मातरम पर चर्चा भी, प्रधानमंत्री जी ने उसमें खुद हिस्सा लिया। तो जो जो मुद्दे थे सभी उसका सब ने हिस्सा लिया। और ये सत्र मुझे लगता है कि अभी जब कल की और जो देर रात चर्चा हुई उसकी भी जब आएगी तो 116% से भी ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। और राज्यसभा में भी तो आज चूँकि ये शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और आज हो सकता है कि ज़्यादा चर्चा नहीं हो, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं दोनों हाउसों में। तो सुबह की कार्रवाई जो सरकारी कागज़ जो टेबल होते हैं उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि अगर सभी सदस्य सहमत हो तो सदन की कार्रवाई पहले भी स्थगित की जा सकती है। लेकिन
क्या ये हृदय परिवर्तन के पीछे जो है विपक्ष का हृदय परिवर्तन हुआ है संसद की कार्रवाई को लेकर, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है? कि क्या ये कारण हो सकता है कि मानसून सत्र के बाद ठीक बाद जो है बिहार के चुनाव होने वाले थे, उसका प्रभाव था सदन की कार्रवाई पर, और फिलहाल जो है अभी कोई चुनाव नहीं है। इस सत्र के तुरंत बाद जो चुनाव होंगे वो बजट सत्र के पहला हिस्सा जो रहेगा, पहला चरण जो रहेगा, उसके बाद होने वाले हैं। क्या ये एक वजह है? क्या उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर संसद की कार्रवाई पे भी नजर आता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन जिस तरह से लगातार हाउस एडजॉर्न कर रहा था जी, और उससे पब्लिक में उनकी इमेज खराब हो रही थी। जो ये पब्लिक सेंटिमेंट है कि आप हाउस में जाते हैं, जो संसद हमारी संसद बनी है वो सर्वोच्च हमारा मंदिर है जी, उस मंदिर में व्यवधान पर पैदा करने के लिए आप क्यों जाते हैं? और लोग, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर इतनी बुराइयां हो रही थी, इतनी आलोचनाएं हो रही थी कि हमारे सांसद वहां जाकर शोर शराबा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हृदय प्रबंधन सोशल मीडिया की भी ताकत है, और जो जन भावना है कि जनता चाहती है कि अब जो हमारे इशू हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, आप वो समस्याएं उठाइए, सदन में उठाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप सरकार से सवाल पूछिए, अगर आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछेंगे तो आपका आना जाना क्या रहा? फिर आप आए, शोर मचाया, हाउस एडजॉर्न हुई और फिर वापस चले गए। तो मुझे लगता है कि इसमें जन भावना की बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है, और सांसदों को एहसास हुआ कि एडजॉर्न करने से बढ़िया आप सवाल पूछिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत जी राम जी योजना, जो योजना बिल है, उस पर देखिए कितने लोगों ने चर्चा की, 12 घंटे की चर्चा हुई। तो हर सदस्य ने 2-2 मिनट बोला कि ताकि मेरी जनता को पता रहे कि मैंने भी इसमें बोला है और मैंने क्या इशू उठाए। तो ये यहाँ की खूबसूरती है कि आप सदन में अपनी बात उठाइए, जनता की बात उठाइए। तो मुझे लगता है हृदय पर उनके पीछे ये कारण था। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि जो मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा सदन के भीतर, जिन विषयों पर चर्चा की मांग की गई थी, जिसमें से एक चुनाव सुधार भी है, वो मांग मान ली गई है और सदन के भीतर उस पर चर्चा हुई है, इसलिए भी सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चली है। पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद देखिए, जब ये बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र से ही SIR की पर डिमांड हो रही थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार का तर्क था कि चुनाव आयोग चूंकि स्वायत्त संस्था है और उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं है सदन में, अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनकी तरफ से जवाब कौन देगा, इसलिए इस विषय पर नहीं हो सकता। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने भी इस बारे में पूरी डिटेल बताई और जो परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से भी बताया, लेकिन अपोजिशन नहीं माना। और हमने देखा कि जो सत्र था, पूरा सत्र हमारा खराब हुआ, और हमारा जो मानसून सत्र था वो भी खराब हुआ। लेकिन अब जब सरकार और विपक्ष के बीच में बातें हुई और एक सहमति बनी कि आप SIR पर चर्चा न करके आप चुनाव सुधार पर चर्चा कीजिए, ताकि हम ये कह सकें कि चुनाव में कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, क्या क्या उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और चूँकि सुधार प्रक्रिया तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो उसमें ही SIR पर भी चर्चा हो जाएगी। तो इस तरह से इस पर बात हुई और अल्टीमेटली फिर सहमति बनी। और सहमति बनने के बाद हमने देखा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में एक सकारात्मक चर्चा हुई, और जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने अपने बातों को, जो उनके सुझाव थे, उन सुझावों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा, और सरकार ने भी उसका बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि चीज़ कल हमें देखने को मिली कि एक चर्चा सूचीबद्ध थी कल की कार्रवाई में लोकसभा के भीतर, वो था प्रदूषण का विषय। बिल्कुल। आज पवन हमारे सहयोगी से अभी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि आज जो है ये चर्चा लिस्टेड नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि जो चर्चा सूचीबद्ध हो और उस पर चर्चा ना हो पाई हो और फिर अगले दिन उसको उस सूची में भी समाहित ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर चर्चा अगर लिस्टेड हो तो फिर वो एजेंडा पेपर पर आना चाहिए। आज नहीं है, असल में कल था। कल जब ये जी राम जी बिल पास हुआ तो उसके बाद अपोजिशन ने शोर शराबा किया और हाउस को एडजॉर्न कर दिया। नहीं तो वो दोपहर के बाद उसी पर चर्चा होनी थी, और उसमें जो विपक्षी सदस्यों ने चर्चा की थी कि दिल्ली में NCR में जो प्रदूषण हो रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, उस पर चर्चा होनी थी। और मुझे लगता है कि अगर उस पर चर्चा होती तो बहुत सकारात्मक चर्चा होती, वो भी सुझाव आते और सरकार उस पर उन सुझावों पर काम करती। लेकिन जैसे कि विपक्ष ने एक अपना इशू बनाना था कि ये इस योजना से महात्मा गांधी जी का नाम ड्रॉप किया गया है, उस इशू पर लेकर उन्होंने शोर शराबा
किया और बाहर भी उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, तो इसलिए वो चर्चा नहीं हो पाई। और आज चूंकि अंतिम दिन है और आज प्राइवेट मेंबर बिल है, तो इसलिए उस चर्चा को शामिल नहीं किया गया। जी जी, दर्शन सिंह चौधरी लोकसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बात चल रही थी रोशन जी से कि जो है प्रदूषण को लेकर चर्चा सूचीबद्ध थी कल सदन के भीतर, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मांग तो विपक्ष के द्वारा ही की गई थी। विपक्ष के द्वारा मांग की गई थी और उसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार भी किया था, वह सूचीबद्ध भी हुआ था। और कल चूंकि जिस प्रकार का कृत्य विपक्ष के द्वारा हुआ पूरे देश ने उसको देखा है और इससे स्पष्ट होता है, चूंकि हम तो लगातार इस बात के लिए जिम्मेदारी के साथ, चूंकि हम सत्ता में भी हैं, पक्ष वाले भी हैं और लगातार इस बात के लिए उद्धृत रहते हैं कि हमारी सदन लगातार चलनी भी चाहिए। लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार का हंगामा वहाँ पर किया और जिसके कारण कल का पूरा टाइम भी उसी में चला गया और जवाब भी उन्होंने जैसे तैसे सुना, बिल तो पास हुआ, लेकिन जवाब में भी उन्होंने जो कुछ कर सकते थे संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम कल उन्होंने किया है और पूरे देश ने उनको देखा है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि आज वह जिस महत्वपूर्ण, और दिल्ली नहीं पूरे देश और विश्व के लिए आज पर्यावरण बहुत जरूरी है और उस हिसाब से भी उतनी महत्वपूर्ण चर्चा को भी उन्होंने नकारा है और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे सत्र को देखा जाए तो थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया रहा है विपक्ष का और इसीलिए 116% जो है कार्रवाई हो पाई है, प्रोडक्टिविटी रही है और 91 घंटे से अधिक जो है कार्रवाई हुई है सदन की लोकसभा के भीतर। क्या आप इसे सही मानेंगे क्या दर्शन जी? यदि विपक्ष ने सहयोग किया तो धन्यवाद, लेकिन उन्होंने पहले 2 दिन जिस तरह से और जो मुद्दा बनाया था SIR का, पिछला पूरा सत्र नहीं चला, पहले 2 दिन भी उन्होंने इस प्रकार से बहस में नहीं आने दिए हैं, तो ये इससे स्पष्ट है। और जो जो उन्होंने जब जब कहा है वह सरकार ने यथायोग्य, चूंकि वो बात कर रहे थे SIR की, उसका बीच का रास्ता निकाला ना, चुनावी चर्चा, चूंकि SIR प्रत्यक्षता है, चुनाव आयोग का मुद्दा था और चर्चा चुनाव सुधार के नाम पर उस पर बहुत गंभीरता से हुई और जितने घंटे उन्होंने मांगे उससे ज़्यादा घंटे की चर्चा सदन में हुई। और ये तो लगातार कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी का बहुत सकारात्मक रवैया रहा है और माननीय मोदी जी लगातार इस बात को, हमको भी जो ट्रेनिंग दी जाती हैं, जो बताया जाता है उसमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सदन सभी को अटेंड भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना भी चाहिए। तो हम तो पहली बार के सांसद हैं, मेरा तो यही भाव विपक्ष से भी अनुरोध है, ये भले ही ये 116% चली, लेकिन और भी जितनी अधिकतम चल सकती है उतनी चलनी ही चाहिए। विपक्ष जहां जहां सहयोग करेगा उसके लिए धन्यवाद। जी हाँ, इस पर और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का। राज्यसभा में क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है जानने का प्रयास करेंगे। कृति, स्वागत है आपका, क्या कुछ विशेष? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले आज एजेंडे की बात करते हैं। आज आखिरी दिन है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2025 का और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्राइडे है, फ्राइडे प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन होता है, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के फॉर्मल बिजनेस पे। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बेहद ही अहम रिपोर्ट आएगी कि ट्रेन डिलेस और ट्रैवल टाइम जो रेलवेज़ में है उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है या उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसको लेकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमेटी ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। इसके अलावा अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो मंत्री सदन में स्टेटमेंट रखेंगे, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमेटी। और अगर हम ब्योरेवार बात करें तो सबसे पहले देखिए रिपोर्ट आएगी वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो जितिन प्रसाद हैं वो रखेंगे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए रिपोर्ट रखेंगी। पवित्रा मार्गरीटा टेक्सटाइल्स मंत्रालय के लिए रिपोर्ट रखेंगे। एल मुरुगन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के लिए रखेंगे और साथ ही साथ रवनीत बिट्टू रेलवेज मंत्रालय के लिए रिपोर्ट रखेंगे, जिसमें
जिसमें ये स्टेटमेंट होगा मंत्री का कि किस तरह से जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो मंत्रालयों पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से मंत्रालयों से आज सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील, टेक्सटाइल, रूरल डेवलपमेंट और साथ ही साथ रेलवे से सवाल पूछे जाएंगे। और कुछ सवालों पर अगर हम नज़र डालें तो पूछा जाएगा कि यूथ को किस तरह से एआई में स्किल किया जा रहा है, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और साथ ही साथ टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हम प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस पर नज़र डालें तो बहुत इंटरेस्टिंग बिल्स हैं आज इंट्रोडक्शन के लिए। जो आम आदमी पार्टी सांसद हैं संजय सिंह, वो फ्री ट्रीटमेंट फॉर कैंसर के लिए एक प्राइवेट बिल लाएंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही जो स्वाति मालेवाल मेंबर हैं वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अमेंडमेंट बिल लाएंगी। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी एक बिल लाएंगी जो एयरलाइन पैसेंजर्स के क्या राइट्स होते हैं। और अगर हम उन बिलों पर नजर डालें जो कंसिडरेशन ऑफ पैसेज के लिए है, उसमें फौजिया खान बिल लाएंगी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। साथ ही विवेक तनखा बिल लाएंगे जो कश्मीरी पंडित है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और सुरेंद्र नागर एक मेंटल हेल्थ पे बिल लाएंगे। तो ये सारे बिल आज लिस्टेड हैं। प्रतिबिंब। बहुत बहुत धन्यवाद कृति हमारी सहयोगी बता रही थी कि क्या कुछ रहने वाला है आज सदन के भीतर। और बात चल रही थी SIR की, और ये जो है दर्शन जी ने बिल्कुल सही बात कही कि SIR सीधे तौर पर अधिकार क्षेत्र में आता है चुनाव आयोग के। या तो SIR पर चुनाव आयोग से बात करे विपक्ष या फिर कोर्ट का सहारा ले। इसलिए सरकार ने जो है थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला और चुनाव सुधार इस चर्चा को जो है नाम दे दिया और उस पर काफ़ी गहन चर्चा भी हुई। बिल्कुल रोशन जी। बिल्कुल देखिए, जब SIR कोई पहली बार नहीं हुआ है, 2003 में भी बिहार में SIR हुआ था और जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। लेकिन जो इस बार SIR हुआ था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत ही गहनता से इसका रिवीजन हुआ। हमने बिहार का जो उदाहरण देखा कि बिहार में करीबन 70 लाख लोगों को उस सूची से हटाया गया था। और इसलिए कि उसमें से जैसे 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, वो भी उनके नाम थे। 7 लाख लोग ऐसे थे जिनके 2-2 कार्ड थे और 36 लाख लोग ऐसे थे कि जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे, यानी उसको लेकर डाउट है। तो ये 70 लाख तो गए बिहार से। अभी जो 12 राज्यों के SIR हो रहा है उसमें हमने देखा कि करीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बाहर किया गया और उसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। तो अब उसमें सवाल जो अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं कि लोगों को हटाया जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर किसी को हटाया गया है, किसी का नाम नहीं है, तो आप अपनी आपत्ति जताओ। एक भी राजनीतिक दल ने अपनी आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन बाहर मीडिया में आना, संसद के बाहर शोर शराबा करना, लेकिन वहाँ उनकी जो आपत्ति जताने की समय है, आपत्ति जताने की जो उन्हें BLOs होते हैं, एक सरकारी BLOs होते हैं और एक जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, वो सब उनमें शामिल होते हैं। किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और उसी पे ही वो चाहते थे कि संसद में भी चर्चा हो। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन का वो डोमेन है, इलेक्शन कमीशन सरकार के अंडर में नहीं आता है, वो स्वायत्त संस्था है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप चुनाव सुधार पर चर्चा करिए। तो जब चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो उसमें SIR पर ही विपक्षी दलों ने ज़्यादातर बोला, लेकिन उनकी बात भी हो गई और चुनाव सुधारों पर भी चर्चा हो गई। तो ये अच्छा रास्ता था। शकील अहमद कांग्रेस के ही लीडर हैं और उनकी सरकारों में अलग अलग मंत्री पद पर भी रहे हैं। उनका खुद का कहना है कि बार बार जो है कांग्रेस और विपक्ष ये कह रहा है कि 65 लाख लोगों को हटा दिया गया मतदाता सूची से, तो कम से कम 65 लोग तो विरोध प्रदर्शन करते, तो 65 लोग भी सामने क्यों नहीं आए हैं? वही कि एक भी व्यक्ति नहीं आया। यानी ये जो प्रोसेस है वो इतना फुल प्रूफ हुआ है, घर घर जाकर BLO हर इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ये। देखिए अभी 12 राज्यों को चल रहा है, हमारे जो BLO हैं वो एक एक घर जा रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, उनसे फॉर्म कलेक्शन करा रहे हैं और फिर उनको करेक्शन करा रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया है, उसके बावजूद भी उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी हैं। अगर 3 लाख लोग उसमें BLO सरकारी है तो 3 लाख उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि भी है। कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ बाहर एक नैरेटिव बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की आलोचना हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी आज वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेंगे 12 राज्यों की, उसके बाद आप देखिए कि फिर इसमें शोर शराबा मचने वाला है। जी दर्शन जी, ममता बनर्जी तो सांसद भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं केंद्र में और अब मुख्यमंत्री हैं।
उन्होंने तो एक तरीके से ऐलान कर दिया था कि सहयोग ना करें, अगर आपसे कुछ जो है जांच की जाए, आपका वोट काटा जाए तो आप सड़कों पर आ जाएं, आप जो है जवाब दें। लेकिन वहाँ पर भी प्रक्रिया सामान्य गति से चल रही है और एक जो खबर है, जो जानकारी है वो ये है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो चुनकर आती हैं वहाँ भी 40-45 हज़ार मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिनके या तो 2 जगह नाम थे या गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम अंकित थे। देखिए, कह देना और अनर्गल आरोप लगा देना, बेबुनियाद आरोप लगा देना, ये बहुत आसान काम होता है। चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी प्रक्रिया को अपना रहे हैं और इससे जब ग्राउंड रियलिटी जब हम देखते हैं, और ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं को शायद इस बात समझ में जल्दी आ गई हो या थोड़ी बहुत रही हो तो आगे समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिहार में हमने देखा तो खिसियानी बिन्नी खम्बा लौचे, ये काम जो माननीय राहुल गांधी ने एक पूरा विमर्श बनाने की कोशिश की थी और पूरे देश ने उसको देखा, ऐसे जगह जगह कहीं हम बम फोड़ेंगे, गोले फोड़ेंगे, कहीं ये आज एटम बम फोड़ने की बारी आ गई, तो ऐसी कई प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम की। और जो जो उन्होंने बातें कही, एक एक चीज उन्होंने हरियाणा को उदाहरण दिया एक घर का, उसको तथ्यात्मक जानकारी के साथ लोकसभा में रख दिया है कि क्या क्या है, एक घर का नाम उन्होंने दिया। ऐसे कई बार होता है कि कई बार एड्रेस में इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन मतदाता में कोई गड़बड़ी नहीं। हम भी चुनाव लड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, एक एक चीज बहुत वैधानिक तौर से देखते हैं और इनको भी हकीकत पता रहती, चूंकि विपक्ष को वास्तव में पता, उनका संगठन नहीं है, उनके पास नेतृत्व नहीं है और वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कोई भी मुद्दा लेकर आते हैं और जनता उसको स्पष्ट तौर पे नकार देती है, जिसका परिणाम हमको दिखाई देता है। ममता बनर्जी को जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है और उनसे भी यही अपील है, मेरी तो आपके माध्यम से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुचि लेकर नीचे जो भी गड़बड़ियाँ उनको हम बड़े हृदय के साथ, बड़े मन के साथ उनको दूर करने का काम करें। नीचे संगठन, अपने अपने संगठन आप मजबूत करो, जनता का मैदान खाली है, जनता जिसे आगे लाएगी, मोदी स्वीकार है, पूरे देश को स्वीकार, पूरे विश्व को स्वीकार है, ये स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब पूरे देश में इस प्रकार की लहर बनी हुई है कि हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ रहेंगे। आज की नहीं, वर्षों की लड़ाई है, वैदिक परंपरा से ये लड़ाई चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन एक रहस्यमय आग जो है पश्चिम बंगाल में लगी है और जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उस आग में बहुत सारे लोगों के सबूत नष्ट हो गए हैं, अब वो सबूत नहीं दिखा पाएंगे। दरअसल ये तो खेल चलता रहता है और जब इस तरह की बातें होती है तो ये हमने भी सुना है कि इस तरह से होता है कि आग लगी, दुर्घटना घट गई और वो सबूत जो कि नष्ट हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई बोल नहीं सकता है। तो ये चीज़ें तो आने वाले दिनों में सामने कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई सरकार जो है हटने वाली होती है, हाँ। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में भी कई बार आग लग जाया करती है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में आग लग जाया करती है। चलिए, शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है, आइए जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इसमें आज 143 बिल शामिल हैं। इनमें 138 बिल पुनर्स्थापित यानी कि इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं और 5 बिल विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच का समय तय है। आज कुल 32 बिल लिस्टेड हैं, जिनमें 25 बिल पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं, 1 बिल वापस लिए जाने के लिए और 6 बिल विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये निजी विधेयक जो होते हैं शुक्रवार का दिन उसके लिए तय होता है। एक जो है एक दिन जो है निजी विधेयक लिए जाते हैं और एक में निजी जो है बिजनेस के लिए तय होता है। कितने महत्वपूर्ण होते हैं? 143 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे निजी विधेयक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पारित कराने का भी प्रयास माननीय सांसद करेंगे, जो कि सदन के भीतर इसको रख चुके हैं। ये
संसद सदस्य का व्यक्तिगत अधिकार है और जो उसको, चूँकि सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं और बहुत कुछ करने की इच्छा उनके मन में रहती है, और उनको वो प्राइवेट बिल ऐसा अधिकार दिया गया जिसके माध्यम से वो उचित बात को उचित मंच पर, और देश की सबसे बड़ी संसद जहाँ से नियम कानून बनते हैं, तो वहाँ तक ला सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज जिस प्रकार से अब ये AI का ज़माना है, आज आधुनिकता के साथ साथ डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जल्दी हमारे पास आ जाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं तो ये कहता हूँ संसद सदस्य के जीवन में, क्योंकि मैं तो पहली बार का सांसद हूँ और अभी पिछले सप्ताह हमारे भी जो प्राइवेट बिल लगे और उसमें 2 बिल मुझे भी लगाने का और उनको स्वीकार भी किया गया है। आगे लाट में जैसी भी स्थिति बनेगी, लेकिन मेरी तो कल्पना है कि इस प्रकार के बिल आएँ। और सही बात है, चूँकि ये सदन की अपनी परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और ये संसद का विशेष अधिकार रहता है, और इससे उससे संबंधित क्षेत्र में संबंधित कोई भी, चाहे वो जिस भी स्तर के लगाएं, धर्म के नाम से लगाएं, कोई संस्कृति के नाम से लगाएं, कोई पर्यावरण के नाम से लगाएं, कोई क्षेत्र विकास के नाम से, ऐसे अनेकों नियम कानून बदलाव की प्रक्रिया, इससे सरल काम कोई हो नहीं सकता। यदि ये लाट में हो रह जाएगा तो ये सभी सांसदों की कल्पना रहती कि उनके बिलों पर चर्चा हो और वो नियम का हिस्सा बने, जिससे कि जो सुधार की गुंजाइश बनी रहती। और संसद वास्तव में उसका सबसे बड़ा काम यही है कि नियम कानूनों का पुलिंदा है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये विधेयकों में संशोधन का भी उसी का एक प्रकार होता है, और इसलिए संसद की इस गंभीर चर्चा को पूरा देश बड़ी गंभीरता के साथ सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है। रोशन जी, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है निजी विधेयक में अगर सदन के भीतर रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, तो एक वातावरण तो निर्मित होता है, कम से कम जो है पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती तो हैं, वो एक इसका एक लाभ होता है क्या? देखिए, असल में क्या होता है कि सरकार का अपना काम है। सरकार उन विषयों पर विधेयक लेकर आती है जो सरकार के ध्यान में आती हैं या जो ब्यूरोक्रेसी से एक प्रस्ताव आता है। लेकिन जो निजी विधेयक होते हैं वो सांसदों के अपने अनुभव होते हैं। उनको लगता है कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर काम होना चाहिए, जहाँ कानून बनना चाहिए। और ऐसे हमने देखा कि कई बार इतने अच्छे बिल आते हैं कि उन पर सदन में सहमति बन जाती है कि इसको कानून बनना चाहिए, इसको पास होना चाहिए। सरकार की तरफ से उस पर जवाब भी दिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और हम इसको सरकारी बिल बनाकर लाते हैं, तो वो सरकारी बिल बन जाता है। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि सांसदों को भी ट्रांसजेंडर को लेकर एक ऐसा निजी विधेयक आया था। हाँ, ऐसे कुछ 2-3 ऐसे जो सरकार लेके आए वो कानून बने। और एक पुराना बिल आपने सुना होगा कि फिरोज गांधी का एक बिल था कि जो वो प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे और बाद में फिर उन्होंने उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने उसको फिर सरकारी बिल बना के पेश किया था, प्रस्तुत किया था, वो पास हुआ था। ऐसे ही अभी हमने करीबन 1-1.5 साल पहले भी देखा था कि एक बिल था जिस पर सब लोगों की सहमति बन गई थी, तो सरकार ने उसको फिर जो सरकार बिल लेकर आ रही थी उसमें अमेंडमेंट करके और उन जो अच्छी बातें थी उसको उसमें शामिल किया था। तो सरकार के ध्यान में भी वो बातें आती हैं कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल में ये बातें अच्छी बात है तो क्यों ना सरकार उसको अडॉप्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें कि बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं जो सरकार के ध्यान में नहीं होते, यहाँ सांसदों के माध्यम से ध्यान में आ जाती है। और आज प्रश्नकाल में भी बहुत सारे महत्व के प्रश्न जो है आज पूछे जाने वाले हैं। लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर। लोकसभा की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से जुड़ा हुआ है कि उसमें बताया गया कि सैकड़ों ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, वो एक ह्यूमन एंगल से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मानवीय दृष्टि से भी। क्या ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोशन जी? ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है असल में। है तो ये टाटा ट्रस्ट और कुछ सोशल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये अलर्ट जो है, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितनी खामियां हैं, कैसे उसको ठीक किया जाए। जैसे उसमें एक बात कही गई है कि जो कैदी हैं उसमें से 75% तो ऐसे हैं जिन पर ट्रायल चल रहा है और जो बाकी 25% है उनका तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन सालों से जेल में बंद है। हमारे जो बच्चे होते हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होते हैं उसमें 55% बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।
जो महिलाएं हैं, जो महिला पुलिस और पुलिस अधिकारियों की नंबर होनी चाहिए, वो केवल 8% महिला ऑफिसर हैं, बाकी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। जजों की बात करें तो एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि करीबन 30% हाई कोर्ट में और करीबन 35-40% जो जिला कोर्ट हैं उनमें जजों के पोस्ट खाली हैं। तो जब पद खाली होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? तो उस पर ये ध्यान दिया गया कि अगर जितने वैकेंसी हैं, अगर उन सब वैकेंसियों को भर दिया जाए और न्याय व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाए, स्मूथ हो जाए, तो लोग जो सालों साल केस लड़ते हैं, जो कैदी जेलों में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, जब उन्होंने पदभार, तो उन्होंने सबसे पहले इस पर ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था और उसमें चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा था कि कैदी क्यों जेल में, छोटी छोटी अपराधों के लिए जेल में कैदी हैं, वर्षों से कैदी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो ट्रायल ही शुरू नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद से फिर इंक्वायरी हुई थी कि किस किस जेलों में ऐसे कैदी हैं कि जो छोटे मोटे अपराधों में, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, अब इन अपराधों के लिए या चालान के पैसे जमा नहीं कर पाए, इन छोटे छोटे अपराधों के लिए जेल में बंद है, तो उनको फिर छोड़ा गया है। तो ये राष्ट्रपति जी का ध्यान गया और फिर कोर्ट की तरफ से भी सर ध्यान दिया गया, तो उसी में सुधार की तरफ ये रिपोर्ट इंगित करती है। और इस रिपोर्ट पर अगर सरकार काम करती है तो मुझे लगता है कि जो लोग कोर्टों के चक्कर काटते हैं या पुलिस के चक्कर काटते हैं, वो उसमें कम से कम उनको न्याय मिल सकेगा। दर्शन जी, अभी सरकार 3 नए कानून लेकर आई है और वो कानून जो है नागरिकों को अधिकार दिलाने वाले कानून हैं। पहले जो है उनको दंडित करने का प्रावधान था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से वो कानून चले आ रहे थे, दंडित करने का प्रावधान था, अब न्याय देने का प्रावधान है। क्या ऐसा ही कोई कानून, क्योंकि बहुत ही मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, क्या ऐसा ही कुछ एक कानून आने वाले समय में हम देख सकते हैं केंद्र सरकार लेकर आए इस विषय को लेकर भी? देखिए, माननीय मोदी जी की ये सोच है कि जितने भी पुराने ऐसे कानून जिनमें बिना मतलब का उलझा हुआ व्यक्ति रहता था, उसको सुलझाने का काम। कई बार कागजों में 1935 के अधिनियम को जैसा कहते हैं ऐसा रख दिया गया है, उसके पहले के भी जो अधिनियम अंग्रेजों ने 1919 में बना, उनको जैसा कहते हैं ऐसा रख दिया है। कई ऐसे संशोधन जिसमें, चूंकि मैं खेती किसानी का ही उदाहरण दूं, तो आप कल्पना ही नहीं करेंगे कि वो जो नियम थे 1956 में जो बने, वो आज भी उनको माना जा रहा है। वो प्रासंगिक नहीं है, न अर्थ की दृष्टि से है, न क्षेत्र की दृष्टि से है, न फसलों के हिसाब से, लेकिन वो चले आ रहे हैं। तो ऐसे न्याय में, ऐसे मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बदलाव की, और जो मोदी जी की स्पष्ट सोच है कि जल्दी न्याय मिले और अच्छा न्याय मिले, और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। इसके लिए ये रिपीलिंग जो अभी आया था एक्ट, उसके माध्यम से भी जितने पहले भी इस प्रकार का काम करने का काम किया है, और अभी भी कि जितने भी जो जिसको अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह से उन कानूनों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। अब संवैधानिक हमारे भाषा में मैं उस भाषा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो उन कानूनों को अब हटाने का काम, उनको विधिवत करने का काम और सहज और सरल करने का काम माननीय हमारी सरकार ने किया है। और यही कि मानवीय दृष्टिकोण, इस प्रकार के जितने भी कानून अभी लाए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं, वो इसी बात को विशेष, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र तो सबसे ऊपर रहता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया उसका एक अहम हिस्सा है। तो उस अहम हिस्से को मुख्य में रखकर और इन सब कामों पर निर्णय लेने का काम हमारी सरकार लगातार जी। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, समय समाप्त हो रहा है क्योंकि सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए आपको जाना होगा। यूरिया के इस्तेमाल से पर्यावरणीय प्रभाव जो पड़ता है उसको लेकर एक प्रश्न है, और एम्स रेवाड़ी की लागत कितनी है उसको लेकर भी है। एम्स से जुड़ा हुआ प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बार बार विपक्ष की ओर से ये सवाल दाग दिया जाता है कि आप लोगों ने क्या किया, जो कुछ किया पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, उसको लेकर भी, और प्रधानमंत्री ने इसका कई बार जवाब दे दिया है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे एम्स की बात हो चाहे यूरिया की बात हो। एम्स में जहाँ तक बात है, हमने एम्स पहले जो भी बनाए, कांग्रेस सरकार के बने हों, उसके पहले संस्थानों का नाम बदलने का काम किया हो, लेकिन अब उनको न केवल उनकी संख्या बढ़ाई जा रही, बल्कि डॉक्टर कैसे ज़्यादा निकल सकते हैं, इसके लिए जगह जगह मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज ले जाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। हमारा मध्य प्रदेश भी उसमें सौभाग्यशाली है, जिसमें लगभग
17 तक की स्थिति अब पूरे मध्य प्रदेश में आ गई है, जहां 2-2 कॉलेज हुआ करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डॉक्टर्स भी नहीं निकले और उनको सहज, सरल और सहूलियत वाला इलाज आम व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए हमारी योजनाएं हैं। और उसी को लेकर एम्स पर प्रश्न कितने भी उठा लें, आज भी एम्स सबसे विश्वस्त इलाज, चाहे वो हम यहाँ दिल्ली में बैठे, मैं भी कई बार गया हूँ यहाँ पर और अनेकों क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र में भी देखता हूँ, सबसे विश्वस्त इलाज आज भी उसका है। और उसमें नंबरिंग जरूर ये लगता है, लेकिन वो समय समय के साथ न केवल एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी के, आधुनिक उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम लगातार उन पर कर रहा है। तो मैं इस बात के लिए सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और आगामी समय में जो योजना हमारी, चाहे वो आयुष्मान के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो, उनका और सरलीकरण करके और जनता को सीधी सहूलियत देने का काम हो रहा है। जी, एक और रोशन जी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ है, आयुष्मान सेंटर से जुड़ा हुआ है। और ये पूछा जा रहा है कि आयुष्मान सेंटर यूँ तो देश भर में 1.5 लाख के करीब हैं, लेकिन जो सर्टिफाइड हैं, जो गुणवत्तापूर्ण जो हैं, उनकी संख्या 40-45 हज़ार के आसपास ही है। तो ऐसा क्यों है और ऐसे आयुष्मान सेंटर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? मुझे लगता है कि सरकार इस पर अभी इसका जवाब देगी, लेकिन मेरी जो जानकारी है, जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हैं, चाहे राज्यों के सरकारें हैं, सब में आयुष्मान कार्ड की अनुमति है, सबको परमिशन दी जाती है और सबका इलाज 5 लाख रुपए तक का इसमें इलाज फ्री होता है। तो ये स्कीम तो इसका, बल्कि सरकार तो अभी इसको और भी एक्सपेंड कर रही है कि इसको आम और भी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये मुझे लगता है कि सवाल सरकार इसका अच्छे से जवाब देगी। लेकिन ये पूरे देश में अगर आपका मिडिल स्तर का भी कोई अगर नर्सिंग होम है, वहाँ भी ये लागू होता है। और आप दिल्ली में एम्स चले जाएं, सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाएं, आप देखिए कि आयुष्मान कार्ड वालों की अलग लाइन लगी होती है, उनको बहुत अच्छे से इलाज मिलता है। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो ये आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रावधान क्या है? ये गरीबी रेखा जो मानक था, उस मानक से सरकार ने बनाया है। इसमें आपको कुछ नहीं बनाना है। जिनके जो 2011 के जनसंख्या के हिसाब से जो गरीबी रेखा से नीचे थे लोग, उनके कार्ड, उनके डाटा सरकार के पास है। तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके वहाँ लिस्ट होगी, आप अपना नाम देखिए तो आपको पता लग जाएगा आप इसमें लिस्ट में हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से आपका इलाज हो जाता है। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। हर अस्पताल में एक काउंटर बना हुआ है, आयुष्मान का काउंटर ही अलग है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने आज के एजेंडे और अभी तक जो पूरा सत्र में कार्रवाई हुई है उसके बारे में बातचीत की, जानकारी साझा की। और दर्शन सिंह चौधरी जी, आप भी आए, समय निकाला, आपको जाना होगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रश्न, जी हाँ, लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। लातूर महाराज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शिवाजी बंडाप्पा कालगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र, दाड़े और नगर हवेली तथा दमन और दीव में कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। उक्त राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में पन्नेल में शामिल अस्पतालों की वर्तमान संख्या कितनी है और प्रस्तुत किए गए और निपटान किए गए दावों का ब्यौरा क्या है। लोहरदगा झारखंड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत कानून और न्याय मंत्री से पूछेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो ये बताती है कि देश की जेलों में बंद 76% लोग विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें से कई लोग बिना मुकदमे के वर्षों तक हिरासत में रहते हैं, के आलोक में सरकार का विचार किस प्रकार से विचाराधीन गरीब, दलितों और जनजातीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने, समय पर विचारण और कार्रवाई की सुनिश्चित करने और पहले से ही भरी हुई जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने और अपने लिए प्रतिनिधित्व जुटा पाने में असमर्थ लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी प्रदान करने का है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ और रबी फसलों के मौसम के दौरान राज्य सरकारों के समन्वय से उर्वरक वितरण की निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं। राज्यों में डाइवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी और ओवर प्राइसिंग को रोकने के लिए राज्यवार कितने निरीक्षक
निरीक्षण किए गए हैं और कितने छापे मारे गए हैं और प्रवर्तन की कितनी कार्रवाई की गई है। चूरू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल कसवा रसायन और उर्वरक मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल के पर्यावरणीय प्रभावों पर कोई स्टडी की है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में बढ़ोतरी शामिल है। यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। रोहतक हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स रेवाड़ी की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना को स्वीकृत किए जाने के बाद से वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजट आवंटन और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। कोलार कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर के सांसद एम मल्लेश बाबू महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछेंगे कि क्या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना के तहत बच्चों को सप्लीमेंट्री पोषण देने की यूनिट कॉस्ट 2018 से नहीं बढ़ाई गई है, जिसके कारण अभी तक प्रति बच्चा सिर्फ 8 रुपए और प्रति गर्भवती महिला 12 रुपए की मामूली रकम मिल रही है। यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। दमन और दीव दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या दीव में वनाकबारा बंदरगाह का निर्माण और ड्रेजिंग का काम शुरू हो गया है। यदि हो गया है तो अब तक किए गए काम का विवरण और उक्त बंदरगाह ड्रेजिंग कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तय समय सीमा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और इसके लिए पूरा होने की नई समय सीमा तय की गई है क्या। मधेपुरा बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिनेश चंद्र यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यदि दे दी है तो इसका विवरण और उक्त पीपीपी मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और किन राज्यों ने उक्त मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। जालना महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र मेटाबॉलिक विकारों के संबंध में मई 2025 में जारी मेटाबॉलिक विकारों पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अनुसार हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के लिए मानकीकृत साक्ष्य आधारित वेलनेस प्रोटोकॉल प्रदान कर रहे हैं। यदि है तो ब्यौरा क्या है। वर्धमान पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को पता है कि 2024 में देश भर में 1,40,305 चालू आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्रों में से अब तक केवल 4,192 का ही नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट हुआ है, जो लगभग 3% है। यदि है तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्वालिटी और जवाबदेही को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के बावजूद NQAS सर्टिफिकेशन की धीमी गति के क्या कारण है। दीफू असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमर सिंह टिस्सो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार आयुष्मान भारत के तहत देश के दूर दराज के जिलों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार कर रही है। यदि कर रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उक्त क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। मिश्रेक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक कुमार रावत महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो उक्त योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं और बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है और पिछले 3 वर्षों से अब तक उक्त योजना के परिणामों का विवरण क्या है। बालाघाट मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारती पारधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि नवंबर 2025 तक बनाए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों की कुल संख्या कितनी है और ABHA से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या कितनी है और हेल्थ
फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के तहत क्रमशः पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या कितनी है? कंधमाल ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार का विचार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पहल के तहत ओडिशा के कंधमाल जैसे आदिवासी बहुल जिलों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सीधी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नई स्वीकृत 10,023 सीटों सहित MBBS और MD MS की कितनी अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गई हैं या भरी गई हैं और सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के बीच उक्त सीटों का वर्षवार वितरण किस प्रकार किया गया है? और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से 5 प्रश्न, रेल मंत्रालय से 4, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 2 और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संदीप कुमार पाठक का प्रश्न रेल मंत्रालय से, क्या सरकार अगले 5 वर्षों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई नया मास्टर प्लान बना रही है? यदि बना रही है तो उसका ब्यौरा क्या है? देश में नई रेलवे लाइन के निर्माण और दोहरीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और विलंब का सामना कर रही परियोजनाओं के ब्यौरे सहित विलंब के क्या कारण हैं? कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ईरण कडाडी का प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नए दिशा निर्देशों में जंगली जानवरों के हमले से होने वाले नुकसान के लिए बीमा आवरण है? यदि है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां अतिरिक्त बीमा आवरण लागू किया गया है? महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से, वर्ष 2025 में वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? इसका लघु वस्त्र इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ा है? और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद शुभाशीष खुंटिया का प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, क्या सरकार पारादीप और धामरा में निर्यात अवसंरचना का विस्तार करने का विचार रखती है? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ का प्रश्न भारी उद्योग मंत्रालय से, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना 2 यानी फेम 2 और PM इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन योजना के अंतर्गत की गई गति का ब्यौरा क्या है? क्या भारतीय संयुक्त उद्यम इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने और प्रौद्योगिकी के अंतरण में योगदान कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? बैटरी के घरेलू विनिर्माण और पुनर्चक्रण क्षमता के लिए प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोविंद भाई लालजी भाई धोड़किया का प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, आज की स्थिति के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के क्षेत्र में कितने रोजगार उपलब्ध हैं? वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में कितने प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है? इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार की क्या योजना है? सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस क्षेत्र में क्या कार्रवाई की गई है या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? पुडुचेरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद S सेल्वागन बेथी का प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 कार्य दिवस के गारंटीकृत मजदूरी योजना की पेशकश की जाती है? यदि की जाती है तो पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कितने कितने कार्य दिवस के रोजगार की पेशकश की गई है?
संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।